हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। ये जो वीडियो लेक्चर है वो पूरा एयर पोल्यूशन के बारे में है। हम इसमें जानेंगे कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में कि पॉल्यूटेंट्स होते क्या क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि पॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से करा गया है। हम कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी देखेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है, आप ज़रूर पूरा देखिएगा। तो इसमें जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पॉल्यूशन से रिलेटेड ही है। तो पहले आपको एक डेफिनेशन स्पेसिफिक पता होनी चाहिए कि पॉल्यूशन, जो प्रदूषण है, वो होता क्या है। तो pollution is defined as an addition or excessive addition of certain materials। देखिए pollution क्या है कि एक हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें किसी भी तरीके का एडिशन हो जाए, कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ ऐड हो जाए, किसी भी तरीके का वो मटेरियल हो सकता है जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में, जैसे कि पानी के अंदर मिल जाए या हवा में मिल जाए या ज़मीन की सॉइल में या किसी भी तरीके से मिल जाए, जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए अनफिट है, हमारी जीवनी के लिए अनफिट है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉल्यूशन का। तो जो हमारे लिए सही नहीं है वही है पॉल्यूशन एक तरीके से। तो एक जनरल टर्म है, एक जनरल डेफिनेशन है, आप देखिएगा इसे। अब हम जानेंगे कि पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, जो भी चीज़, जो भी मटेरियल, जो भी वाटर में मिल रहा है या एयर में मिल रहा है या लैंड में मिल रहा है, सॉइल में मिल रहा है, जो हानि पहुंचा रहा है, कैसा भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी मिनरल हो सकता है, किसी भी तरीके की गैस हो सकती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। जो एडवर्स इफेक्ट डालता है हमारे शरीर पे या हमारे बॉडी पर या हमारे वातावरण में। एडवर्स इफेक्ट मतलब कि खराब इफेक्ट डालता है हमारे हमारे ऊपर। ठीक है। जो नेचुरल क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की, जैसे कि वाटर की नेचुरल क्वालिटी है या हवा की कोई नेचुरल क्वालिटी है, उसको चेंज कर देता है, वो ख़राब कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। जैसे कि स्मोक है, धुआं निकल रहा है इंडस्ट्रीज़ में से या ऑटोमोबाइल्स में से, है ना। आपने साइलेंसर्स में से देखा होगा कि स्मोक निकलता है, इंडस्ट्रीज़ है, चिमनी है, उसमें से धुआं निकलता है। तो वो क्या है, वो एयर में मिल जाता है पूरी तरीके से, और एयर की क्वालिटी को, जो भी उसकी क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी है, उसको वो ख़राब करता है, हानि पहुंचाता है। या फिर फैक्ट्रीज होती हैं बहुत सारी, जिसमें से सीवेज के फॉर्म में केमिकल्स निकलते हैं, पूरे वाटर में जाके वो घुल जाते हैं, वाटर बॉडीज में जाते हैं सीधे। तो वो केमिकल भी क्या कर रहे हैं, घर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सीवेज के द्वारा, जो नाली से होते हुए मिल जाते हैं पानी के अंदर, वो भी एक तरीके का क्या है, पॉल्यूटेंट ही है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है पॉल्यूटेंट्स की। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, पॉल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन करा गया है कुछ स्पेसिफिक तरीके से। तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज इन द एनवायरनमेंट। देखिए, दो तरीके से इसमें जो पहला जो हेडिंग दे रखी है, ये वाली, ये इस तरीके से दे रखी है कि एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से जाके मिलेगा। जो पॉल्यूशन है या जो पॉल्यूटेंट है वो एनवायरनमेंट में अगर आया, और वो किस तरीके से जाके मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो दो तरीके से डिफाइन करा गया है उसे। एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी मतलब होते हैं शुरुआती, स्टार्टिंग वाला, पहला। तो ये कैसे है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं, दीज आर परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरनमेंट। मतलब कि जिस शेप में या जिस स्ट्रक्चर में, जिस केमिकल कंपोजिशन में ये बने हैं, उसी केमिकल कंपोजिशन में आके ये मिल जाते हैं। कहीं पर भी मिल जाएंगे, पानी में, हवा में, या फिर सॉइल में, किसी भी जगह पर मिल जाएंगे। उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें, जैसे बने थे वैसे ही वो मिल जाते हैं। जैसे कि डीडीटी पेस्टिसाइड्स है, वो भी क्या है, सॉइल में मिल जाता है और हानि पहुंचाता है ह्यूमन बॉडीज़ को। बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है डीडीटी। या फिर प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक वेस्ट है, हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जल्दी डिग्रेड नहीं करती है, सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। तो जिस तरीके से बनी थी उसी तरीके से सॉइल में मिल जाती है या पानी में मिल जाती है, जो हानि पहुंचाता है। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी जिस फॉर्म में बने हैं उसी फॉर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। या फिर नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड जो व्हीकल्स में से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से बने हैं उसी तरीके से मिल जाते हैं और ये हानि पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। देखिए, ये स्मॉल, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, स्मॉल डेफिनेशंस हैं, जो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में किसी भी तरीके से आ जाती है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। देखिए, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है कि जो उनका व्यवहार है, जिस तरीके से वो बने हैं, जो उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, वो बिल्कुल सही है, सेफ है।
बट क्या होता है वो जब एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन में आता है, सनलाइट के इंटरेक्शन में या दूसरी किसी और गैस के इंटरेक्शन में आता है, इंटरेक्शन माने कि उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है और वो कैसी हो जाती है, अनफिट, हानिकारक हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहा है, दीज आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो देखिए जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ मिलके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कोई दूसरा केमिकल है वो मिल जाता है और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, हानिकारक हो जाता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है बहुत अच्छा, पेन का। पेन क्या होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन। तो आप देख रहे हैं कि कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, NO2 जिसे हम बोलते हैं, वो किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि वो केमिकल कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा हो, अगर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाता है, PAN, जिसको हम पैन बोलते हैं, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में ये आता है। तो अब इस बात को समझ लीजिएगा। दूसरी कैटेगरी किस किस हिसाब से है, एग्जिस्टेंस इन नेचर, मतलब कि वो नेचर में किस तरीके से हैं, इस नेचर में किस तरीके से वो पाई जाती हैं, अमाउंट में, ज़्यादा या कम मात्रा में। पहला इसमें जो है वो है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, क्वांटिटी समझते हैं आप, मात्रा, तो मात्रा के अनुसार उसके हिसाब से ये बात करी गई है। अगर किसी भी, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कोई भी चीज़ अगर लिमिटेशन में है, लिमिट में है, तो चीज़ सही है वो। बट किसी भी चीज़ की अगर अति हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में वो आ जाती है या होता है, तो वो नुकसान देना शुरू कर देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। तो वो पॉल्यूटेंट्स जिसकी जो एक लिमिट के बाद, जिसकी लिमिट अगर बढ़ जाती है, एक लिमिट के बाद आके वो घातक हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, हर चीज़ का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, मतलब एक मिनिमम लेवल होता है। अगर उस मिनिमम लेवल को आपने क्रॉस कर दिया तो उसकी क्वालिटी खतरनाक हो जाएगी, वो मतलब डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। वैसे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, बट वो अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया, अगर ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो हानिकारक होगा। तो आप समझ रहे हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स को किस कैटेगरी में रखा गया है, ह्यूमन मेड कैटेगरी में, कि वो केमिकल कंपाउंड्स या वो प्रोडक्ट जो मैन मेड हैं, मतलब जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, वो नेचर में अपने आप नहीं मिलते। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नेचर में अपने आप बनती है, इसे कोई ह्यूमन नहीं बनाता, ठीक है। बट जो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि कुछ फंजीसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, कीटनाशक जिसे हम बोलते हैं, हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, DDT है, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है। फसलों को सही रखने के लिए सब चीज़ें बनाई जाती हैं, फंजीसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, DDTs हो गए, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, ह्यूमंस के द्वारा। बट ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं, ह्यूमन बॉडीज़ के लिए भी और एनिमल बॉडीज़ के लिए भी। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल, अब देखिए उसके डिस्पोजल के अनुसार कि कैसा वो ख़त्म हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, मतलब अगर इस एटमॉस्फेयर में वो पॉल्यूटेंट आया है तो क्या वो ख़त्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके अनुसार भी दो कैटेगरी डिवाइड कर दी गई हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। देखिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, किसी भी जीवित चीज़, लिविंग मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे यहाँ पर, और डिग्रेड माने सड़ा देना। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई चीज़ सड़ जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट अगर सड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। जैसे कि कोई भी फ्रूट है, फ्रूट के छिलके होते हैं, पील ऑफ जिसे हम बोलते हैं, छिलके, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शंस के द्वारा वो खत्म हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, इस दुनिया से हट जाते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बट कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पे एक्शन नहीं कर पाती है, वो डिकम्पोज नहीं कर पाती है, मतलब वो सालों हज़ारों सालों तक इस दुनिया में रहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, प्लास्टिक्स बहुत खतरनाक है। अभी ज़मीन में एक प्लास्टिक की पिन्नी जो थैली होती है वो आप गाड़ दीजिए और आप कई सालों बाद देखेंगे तो वो जैसी की तैसी है वैसी ही मिलेगी, वो ख़त्म नहीं मिलेगी, वो ख़राब नहीं होगी। या ग्लास पार्टिकल हो गया, ग्लास हो गया, या DDT भी हो गया। DDT बहुत ज़्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड माना जाता है, अभी भी इसकी प्रैक्टिस होती है, DDT यूज़ करा जाता है भारत में। तो ये सब कैसे कैसे हैं, ये सब सारी चीज़ें कैसे पॉल्यूटेंट्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि जो माइक्रो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे वो मरते नहीं हैं। तो आप समझ रहे होंगे डिस्पोजल के अनुसार, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एयर पोल्यूशन होता क्या है,
देखिए, एयर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और अदर अनसेफ मटेरियल। देखिए, किसी भी तरीके का अनसेफ मटेरियल है या फिर पॉल्यूटेंट्स है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी, चर्चा करी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें, वो पॉल्यूटेंट, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें, ऑर्गेनिक का मतलब ज़्यादातर ये होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी ने पढ़ी होगी, जो साइंस के केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं वो जानते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कि जो ज़्यादातर किससे बना हो, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन से मैक्सिमम लेवल तक, तो वो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें जब इंट्रोड्यूस कर जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से एयर पॉल्यूशन। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव गैसेज। अब देखिए, किसी भी तरीके से हो सकती है कि गैसेस की मात्रा बढ़ जाना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख रहे होंगे गर्मी की जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट पूरा ग्लोबल वार्मिंग का। तो आप उसमें देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, कुछ परसेंटेज में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एंड अदर वेपर्स दैट कैन नॉट बी इफेक्टिवली रिमूव्ड, और बहुत तरीके के वेपर्स माने भाप जो होती है। तो आपने पढ़ा होगा जो सबसे खतरनाक जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसमें स्टीम भी आता है, वाटर वेपर्स भी आते हैं। तो वाटर वेपर्स भी एक तरीके का क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती हैं। तो वेपर्स भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ये आराम से रिमूव नहीं हो पाते इस दुनिया में से, इस अर्थ में से। तो ये ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, एयर पॉल्यूशन की। बट ये जो अगर ये जाएंगे तो किसके फॉर्म में जाएंगे, कार्बन साइकिल्स के फॉर्म में। नाइट्रोजन, कार्बन की एक पूरी साइकिल होती है, कार्बन कैसे जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, या किस तरीके से बनेगा, फिर से कैसे उसकी साइकिलिंग चलेगी, तो वो कार्बन साइकिल होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन की भी साइकिल होती है। तो इसी फॉर्म में वो बनता है और बिगड़ता है। बट कभी कभार क्या होता है, इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है, एक्सेसिव क्वांटिटी में ये मिलने लगता है, तो वो पॉल्यूशन का नाम दे देते हैं हम उसे। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो जिसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हो गए, जिसके अंदर लेड आता है, फ्लाई ऐश आता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डीप में जानेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे आज। लेड हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड्स हो गए, नैनो पार्टिकल्स हो गए, ये क्या होते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। हम पढ़ेंगे अभी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। फिर है गैशियस पॉल्यूटेंट्स, जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है ओजोन लेयर की डिप्लीशन में, वो भी हम पढ़ेंगे। ओजोन हो गया, ये भी एक तरीके का पॉल्यूटेंट है, ग्राउंड लेवल ओजोन खतरनाक होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, एक्स मतलब यहाँ पे हम 2, 3, 4 कुछ भी लगा सकते हैं उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो ये क्या है, सारे गैशियस पॉल्यूटेंट। इसके अंदर कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं। देखिए, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल मतलब आपने देखा होगा पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर आप ज़मीन पे गिरा दो थोड़ी देर तो वो भाप बन के उड़ जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल, जो आराम से भाप बन के उड़ जाए। तो कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसे हम VOCs बोलते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, इथाइलिन हो गया, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, रेडन हो गया। तो ये भी काफ़ी खतरनाक पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे आज। देखिए, पहला हम पढ़ते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पार्टिकुलेट का मतलब क्या है, पार्टिकल, छोटे छोटे कण जिसे हम बोलते हैं, जो खतरनाक होते हैं। अब जो कण हैं आपने देखे होंगे अपनी, जो आप खुली आंखों से हम देख रहे हैं पूरे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हमें दिखते नहीं है पार्टिकल्स, बट आपने देखा होगा रात में जब आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की लाइट से कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं हवा में घूमते हुए। तो जो पार्टिकल्स हवा में घूमते हुए दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। वही क्या होते हैं, एक तरीके के पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका जो साइज है वो थोड़ा इतना बड़ा होता है कि वो आराम से हमारे लंग्स में जाएगा और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो द पार्टिकल्स दैट पॉल्यूट द एयर बाय बीइंग सस्पेंडेड, तो वो पार्टिकल्स जो पॉल्यूट कर सकते हैं सस्पेंड होके। सस्पेंडेड, यहाँ सस्पेंड का मतलब ये नहीं निकाल देना, यहाँ सस्पेंडेड का मतलब है कि हवा में तैरते रहना। कैन बी डिफाइंड एज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए, ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कैसे मिलते हैं हमें, एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस। एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस मतलब क्या होते हैं, जो ह्यूमन के प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस जो इंसानों के द्वारा करे जाते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जैसे कि व्हीकल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, वो हमारे लंग्स में जा रहे हैं, बॉडी में जा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। या फिर आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में है, सीमेंट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऐश पार्टिकल्स हैं, वो सब कहाँ जाते हैं, हमारे बॉडी में जाते हैं।
ठीक है। या फिर कुछ नेचुरल सोर्स हो गया, पॉलन हो गया, पॉलन जिसे हम पराग बोलते हैं, है ना। तो इससे फर्टिलाइजेशन सॉरी रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम पॉलन पॉलन ग्रेन्स जैसे हम बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके के क्या है, इनसे भी एलर्जी होती है, क्योंकि पॉलन के पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, थोड़ा साइज उनका बड़ा होता है माइक्रोमीटर्स में। तो जो हमारे बॉडी में हमारे लंग्स में जाएगा और हमें एलर्जी पहुंचाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं या स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ पॉलन ग्रेन्स से एलर्जिक होते हैं, नाक में जाएगा उन्हें छींक आती है, बहुत छींक आती है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं एक तरीके से। या फिर वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, गैस निकलती है, तो वो भी कैसी है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट उसका नाम दिया गया है। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है उसका साइज रेंज। जो उसका साइज होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का, वो किसके बीच में लाई करता है, 0.001 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक की उसकी डायमीटर होती है। मतलब पार्टिकल का जो साइज है वो इतना होगा, 0.001 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक। अब इसी कैटेगरी के हिसाब से, इसी के पार्टिकल्स के हिसाब से 3 कैटेगरी बना दी गई इन पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की। एक है हैवी पार्टिकल, दूसरा है सस्पेंडेड पार्टिकल और तीसरा है नैनो पार्टिकल्स। हैवी पार्टिकल जिसका साइज काफ़ी बड़ा होगा, मतलब कि 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा, वो होगा हैवी पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होगा, 10 माइक्रोमीटर से थोड़ा कम साइज होगा उसका पार्टिकल का। और नैनो पार्टिकल जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनका साइज कितना होगा, 0.02 से भी कम माइक्रोमीटर। तो आप समझ रहे 3 कैटेगरीज हो गई। अब देखिए हैवी पार्टिकल्स क्या होते हैं, साइज बड़ा है उनका। अब देखिए जो चीज़ भारी है वो आराम से सेटल हो जाएगी, तो सेटल डाउन आफ्टर अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद आके वो आराम से सेटल हो जाएगी, तो हैवी पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या है, हल्का साइज है उसका, तो वो फ्लोट करेगी आराम से, फ्रीली मूवेबल होती है, आराम से मूव करेगी, ठीक है। दूसरा है नैनो पार्टिकल्स, वेरी लाइट एंड हार्मफुल। क्या होता है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो दूर तक जाते हैं। नैनो पार्टिकल्स मतलब बहुत इतने हल्के होते हैं कि आराम से हवा में फ्लोट करते हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, और जो किसी के बॉडी में जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। फॉर्म एरोजोल्स, एक तरीके से वो एरोजोल्स बनाते हैं। देखिए एरोजोल्स क्या होता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर पानी में घुलता है या फिर गैस में घुलता है, किसी भी गैस में मिल जाता है। आपने देखा होगा डिओड्रेंट, जो परफ्यूम जैसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, एक तरीके का एरोजोल का एग्जाम्पल है। परफ्यूम्स क्या होते हैं, जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल से मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोजोल्स। तो नैनो पार्टिकल्स भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो आप ये देखिएगा पूरा, आगे देखते हैं। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कैन डू वास्ट डैमेज टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारी श्वास नली होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, पूरा सांस जैसे हम लेते हैं नाक से या मुंह से, वो हमारे लंग्स में जाता है। तो ये पार्टिकल आराम से हमारे नाक से या मुंह से होते हुए हमारे लंग्स में आराम से पहुंचेगा और हमें नुकसान पहुंचा सकता है काफ़ी ज़्यादा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है पार्टिकुलेट मैटर का, वो है उसका साइज, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकल। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कि CPCB ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल बताया है। मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरा इस पॉल्यूशन का ध्यान रखती है, किस तरीके के पार्टिकल्स होने चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। They are so tiny that they can be detected only with the help of an electron microscope। इतने छोटे होता है, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि हमें ये अपने खुली आंखों से या नेक्ड आई से हमें दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे भी तो किस में दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में। These fine particles can be inhaled deep into the lungs। इसे हम आराम से सांस से लेते हुए लंग्स में जाएंगे और हमें सांस की प्रॉब्लम दे सकते हैं, या इरिटेशन कर सकते हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन जैसे हम बोलते हैं एक तरीके से, वो भी हो सकता है। या फिर न्यूमोकोनियोसिस। देखिए न्यूमोकोनियोसिस का मतलब क्या है, देखिए न्यूमो जो वर्ड आता है, न्यूमोनिया आपने सुना होगा, या फिर न्यूमो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। तो न्यूमो का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किससे लिंक्ड है, लंग से, हमारे लंग से जुड़ी हुई है। तो न्यूमोकोनियोसिस का मतलब होता है डिजीज ऑफ अ लंग कॉज्ड ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट। लंग्स की वो बीमारी जो डस्ट को इनहेल करने से हो जाती है। डस्ट अगर हमारी बॉडी में जाएगी तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, किसी किसी के जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसी को हम यही बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा इनको। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसी के पार्टिकुलेट मैटर्स में आता है लेड। देखिए लेड का जो साइन होता है उसे हम Pb बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो लेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैजार्डस हैवी मेटल। कैसा ये हैवी मेटल है, और काफ़ी खतरनाक होता है, पानी में भी घुल जाता है, ये बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पहुंचाता है ह्यूमन बॉडी में या चाइल्ड बॉडी में। ओके, lead can cause serious damage to the human body। ह्यूमन बॉडी में काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है लेड, जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे दिमाग की जो प्रक्रिया है उसे खराब कर सकता है।
या फिर हमारी पाचन क्रिया जो है उसे भी उसको भी इशू हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या फिर किडनी डैमेज या किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ये लेड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता ही है। तो आपने देखा है यहाँ डायग्राम में, आप जैसे देखेंगे, देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं किस किस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं लाइट पॉइजनिंग के, कि आपको हेडेक हो रहा है या फिर इरिटेशन हो रही है, या फिर आपके सेंसेशन में रिड्यूस सेंसेशन, मतलब आप फील नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को ज़्यादा, एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है लाइट पॉइजनिंग से। तो आप समझ रहे हैं, इस चार्ट को आप देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉल्यूटेंट है, पार्टिकुलेट मैटर, जिसे हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो ये फ्लाई ऐश ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आपने देखा होगा जो चिमनी होती है उसमें से धुआं निकलता है, काला काला धुआं होता है वो एक तरीके से, वो भी क्या है, वो फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, ऐसे पावर प्लांट जिसमें कमर्शियली जिसमें कोल जलाया जाता है या हीट पैदा करी जाती है, उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो कोल जलेगा तो उसमें से धुआं निकलेगा और उसके पार्टिकल्स जो निकलते हैं बाहर, उसे हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश आर पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अदर हैवी मेटल। फ्लाई ऐश ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं हैवी मेटल्स के। मेजोरिटी ऑफ देम आर एल्यूमिनियम सिलिकेट। इनमें से जो ज़्यादातर होते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। ये होते हैं ज़्यादातर फ्लाई ऐशेस में। मैंने बताया थर्मल पावर प्लांट्स में ये निकलते हैं। its deposition in agricultural field can cause heavy metal contamination of crops and vegetable। देखिए ये फ्लाई ऐश है, इनका पार्टिकल हैवी है, तो ये बाहर जब निकलेंगे हैवी होने की वजह से ये क्या होंगे, गिरेंगे ज़मीन पर, फसलों पे गिरेंगे, क्रॉप पे गिरेंगे, वेजिटेबल्स पे गिरेंगे। उससे क्या होता है कि मेटल कंटेमिनेशन हो जाता है, क्रॉप खराब हो जाती है, वेजिटेबल्स भी खराब हो जाती हैं। ठीक है, और अगर वो वेजिटेबल्स ह्यूमन बॉडी में जा रही है, ह्यूमंस खा रहे हैं उसे, तो हमारे बॉडी में भी वो फ्लाई ऐश जाएगा और हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो आप समझ रहे हैं इतनी बात। इसके बाद आते हैं गैशियस पॉल्यूटेंट। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं गैशियस पॉल्यूटेंट, जिसमें सबसे पहला आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कैपिटल C और कैपिटल O। जब कैपिटल C और कैपिटल O होगा वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बट आपने कोबाल्ट का भी फॉर्मूला देखा होगा जिसमें भी C और O आता है, उसमें C कैपिटल होता है, O स्मॉल होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं कोबाल्ट। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, एक तरीके का कलरलेस है, कलर नहीं होती है इसमें। ओडरलेस है, ओडरलेस मतलब कि किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती है अपनी पर्टिकुलर। टेस्टलेस होता है, कोई स्वाद नहीं होता। हाईली टॉक्सिक गैस, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। स्लाइटली लेस डेंसर देन एयर। देखिए जितनी भारी हवा होती है उससे थोड़ी हल्की होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादातर किस में से निकलती है, इंटरनल कंबशन इंजन, जो इंजन्स होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हीकल्स होते हैं वो पुरानी हो गई है, मशीन की सर्विस नहीं हुई है, तो जब उसमें गैस, जब उसकी पेट्रोल जलती है तो कंबशन होता है। कंबशन माने जलना, पेट्रोल का जलना, हीट प्रोड्यूस करना। तो इंटरनल कंबशन जब इंजन का होता है, जब वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से वो टूट नहीं पाता, जो पेट्रोल है या कोई भी डीजल है वो पूरी तरीके से टूट नहीं पा रहा है, तो उससे उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वरना अगर पूरी तरीके से टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, खतरनाक होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। अब देखेंगे आप कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप आग लगाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के ब्लू फ्लेम के साथ, उसकी नीली आग निकलती है उसमें से, तो हमें पता चल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है। वर्ल्ड वाइड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज नेचुरल इन ऑरिजिन ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द ट्रोपोस्फेयर। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नेचुरली कहाँ प्रोड्यूस होती है, हमारे ट्रोपोस्फेयर पर, जो हमारी जैसे आपने लेयर्स पढ़ी हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ऐसी। तो ट्रोपोस्फेयर पर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब फोटो माने लाइट। अब लाइट कहाँ से आ रही है, सनलाइट से। जब सनलाइट रिएक्ट करेगा किसी भी केमिकल से तो वो क्या चीज़ें बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जब ट्रोपोस्फेयर पर होता है। या फिर और कहाँ से निकल सकती है, वॉल्केनोज इरप्शन जब होता है, या फिर फॉरेस्ट फायर होगा, जैसे अमेजन फायर हुआ था अभी, आपने देखा था कि अमेजन जंगल में आग लग गई थी, तो वहाँ से भी क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत निकलती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं कि हमारा जो हेमोग्लोबिन है, एनिमल जो जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। अब उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को पकड़े, हमारे बॉडी में डिसॉल्व करवा दे और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ले और उसको बाहर निकाल दे। यही काम होता है उसका, एक तरीके का कैरियर होता है हीमोग्लोबिन के, वो ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। बट जब आसपास के एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा।
इट कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जोड़ेगा और वो क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, विच टेक्स द स्पेस इन हेमोग्लोबिन दैट नॉर्मली कैरीज ऑक्सीजन। और वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में मिल जाएगा। तो जिस जगह पर ऑक्सीजन आनी चाहिए थी हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन तो जुड़ेगी नहीं, एटमॉस्फेयर से क्या जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो क्या होगा, एक तरीके का टॉक्सिक गैस है, हमारे को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात हो गई ह्यूमन हेल्थ के बारे में। अब एनवायरमेंटल इफेक्ट भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें ये देखने को मिला है कि ग्राउंड लेवल जो ओजोन होती है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, देखिए हमें ये पता है कि ओजोन है अच्छी होती है, बट जो स्ट्रेटोस्फेयर पे प्रेजेंट होती है ओजोन, जो यूवी रेस को रोकती है, शील्ड करती है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, वो बात क्लियर है। बट जो ग्राउंड पर जो होती है, ट्रोपोस्फेयर पे जो पाई जाती है ओजोन, जो ग्राउंड लेवल पर बनती है अपने आप, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उसे अगर आपने इनहेल कर लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाने में काम आता है। उसके साथ साथ ये मीथेन को भी प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको ये पता है कि जो मीथेन है जिसका फॉर्मूला है CH4, वो क्या है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग GHG माने ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, तो आप याद रखिएगा इस बात को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, मतलब कि ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी खतरनाक है। आगे देखते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचुरल हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, बट वही वाली बात हो गई कि ज़्यादा मात्रा में अगर पाई जाएगी तो खतरनाक है। एयर से थोड़ी भारी होती है, ये कलरलेस है और ऑडरलेस है, हम ये देख चुके हैं। नेचुरल सोर्स कहाँ से मिलेगा इसका, वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनोज फूटेंगे उसमें से निकलेगा, या फिर हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वॉल्केनोज के आसपास, जब समंदर का जो लेवल होता है, पानी होता है, तो क्या होता है ना, वो गर्म रहता है। वो किस लिए गर्म रहता है, हॉट स्प्रिंग्स वॉल्केनोज की वजह से। अब उसी वॉल्केनोज हॉट स्प्रिंग से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बहुत ज़्यादा निकलता है। अब ये बात पता होनी चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, पानी में घुलनशील होती है, घुल जाती है, सोल्यूबल होती है आराम से। अब हेल्थ इफेक्ट क्या होता है इसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एफिक्सिएंट। एफिक्सिएंट माने क्या होता है, एस्फिक्सिया। एक्सफिक्सिया का मतलब क्या होता है, कंडीशन अराइजिंग व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्फेक्सिया। अब ये गैस क्या है, एस्फेक्सिएंट, एक एक्सफेक्सिएंट गैस है, मतलब कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करेगी, हमें अनकॉन्शियसनेस होगा और हमें डेथ भी हो सकती है। अगर 7% से ज़्यादा कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का आपके आसपास, तो आपको सफोकेशन हो सकता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं आपको बहुत बुरी तरीके से, आप बेहोश भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में क्या नुकसान पहुंचा रहा है, एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो हो ही गई है अपने आप में, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग में ये काफ़ी ज़्यादा इसका रोल प्ले करता है ये, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आप समझते ही होंगे। बाकी उसके साथ साथ ओशियन एसिडिफिकेशन में भी काम करता है। ओशियन का पानी को एसिड बनाता है ये, उसको एसिडिफाई करता है, मतलब कि उसके पानी का जो पीएच है उसका लेवल, बहुत पीएच का लेवल गिराता है। जितना पीएच का लेवल गिरेगा इसका मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। तो ओशियन के पानी को कैसा बनाता है, एसिडिक, जो क्या होगा, खतरनाक होगा किसके लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए, और जो उसके कांटेक्ट में आएगा उनके लिए। तो आप समझ रहे हैं काफ़ी खतरनाक हो गई है। उसके बाद आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, या फिर एसीज हो गए, या फिर एरोजोल स्प्रे। एरोजोल स्प्रे होते हैं पेंट स्प्रे, लड़के होते हैं बाइक चलाते हैं, बाइक बाइक की जब हम सर्विस करवाते हैं या फिर हम उसको मॉडिफाई करवाते हैं तो स्प्रे पेंट करवाते हैं उस पर। तो जो स्प्रे पेंट होते हैं ग्राफिटी बनाने में काम आते हैं, या फिर बाइक को स्प्रे करने में, कार को स्प्रे करने में काम आते हैं। तो उस एरोजोल्स में CFC मिला होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो एटमॉस्फेयर में मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, ओजोन लेयर को ये डिस्ट्रक्टिव बनाता है, तोड़ देता है, खराब कर देता है। सिंस द लेट 1970s द यूज ऑफ CFCs हैज़ बीन हैवीली रेगुलेटेड। अब देखिए 1970s के बाद से CFC का जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा उसे रेगुलेट कर दिया है। तो कहने वाली बात है कि रेगुलेट कर दिया है, बट सच में करा ही नहीं है, क्योंकि एसीज का यूज़ सब करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ सभी करते हैं। अब इसका क्या है, ये ओजोन लेयर को तोड़ता है। ओजोन की जो स्ट्रेटोस्फेयर पर जो अच्छी वाली ओजोन लेयर है उसे ये तोड़ेगा, और जो सनलाइट जो आती है, यूवी रेज जो आती है, खतरनाक यूवी रेज आती है, वो आराम से एंटर कर जाती है हमारे अर्थ। इसीलिए क्या बनाया गया था, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करा गया था मॉन्ट्रियल जगह पर, जिसमें क्या बताया गया था, द सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। किस लिए रखा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर को रेगुलेट करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रीटी है, डिज़ाइन करी गई थी कि हम प्रोटेक्ट कर सकें, ओजोन लेयर को बचा सकें। कैसे बचा सकें, कि हम CFC का रेगुलेटेड फॉर्म में यूज़ करें, ज़्यादा इस्तेमाल उसका ना करें। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद क्या आता है, ओजोन, O3।
तो ओजोन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरली जो ओजोन बनता है वो कहाँ बनता है, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर पर, जो अपने आप बनता है। वो क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज जो आती हैं सन से, उसको वो रोकता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। सिंपल बात हो गई। बट जो ग्राउंड लेवल पॉल्यूटेंट होता है, ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन पाई जाती है वो खतरनाक होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है वो एक तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है। मतलब कि जो ट्रोपोस्फेयर पे पाई जाएगी वो खतरनाक होगी, जो स्ट्रेटोस्फेयर पे पाई जाएगी वो अच्छी होगी। सिंपल बात। अब जो ग्राउंड लेवल पर ओजोन बनती है वो कैसे बनती है, व्हीकल्स हो गए या फिर इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ से जो मेजर सोर्स निकलता है, मेजर पॉल्यूटेंट निकलते हैं, उससे ये ओजोन बन जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये मेजर रोल प्ले करते हैं, जो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं ओजोन में, O2 को कन्वर्ट करते हैं O3 में। अब ओजोन से क्या होता है, इची आइज मतलब आंखों में खुजली, वाटरी आइज मतलब आंखों में पानी आता है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इट लोअर्स अवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड निमोनिया। देखिए, हमें जब ओजोन लेयर बहुत होगी ना हमारे आसपास, तो हमें जल्दी हमें कोल्ड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और हम जल्दी रिकवरी भी नहीं कर पाते। तो ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इसीलिए मानी जाती है। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए, इसी में इतना ही लेक्चर है ये आज का। बट एयर पॉल्यूशन में और भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये तो बेसिक लेवल पर था। आपको कोई भी चीज़ और समझनी हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो